कहानी जनतंत्र की। जी हाँ, आज हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने देखा है, हमने जिक्र किया है कैसे जनतंत्र अपने आप को परिष्कृत करता है, परिमार्जित करता है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आज दुनिया के 195 मान्यता प्राप्त राष्ट्रों में से 166 राष्ट्र ऐसे हैं जो किसी न किसी स्वरूप में अपने यहाँ जनतंत्र को अंगीकार किए हुए हैं, और उसी में फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स, बराबरी वालों में प्रथम, विरासत के हिसाब से भी और संख्या बल के हिसाब से ही भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब प्रश्न है कि भारत की जो विरासत, जो राजा विशाल द्वारा वैशाली गढ़ से शुरू की गई थी, उसमें बीच में शिथिलता कहाँ आ गई? तो जैसा कि हमने देखा, हमारे यहाँ लगभग 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक लगभग 350 साल का जो पीरियड था, का जो दौर था, वह औपनिवेशिकता का शिकार था। हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश हमें सर के बल खड़ा कर दिया गया। हमारे गरिमा को, हमारे अध्ययन को, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, हमारे इथोस को तार तार कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास का चक्र होता है। दिनकर जी ने कहा है, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं उनका भी उन समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी हाँ, उसी कड़ी में जैसा कि तमाम औपनिवेशिक शक्तियों को, बुरी शक्तियों को एक न एक दिन अपना स्वरूप छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार भारत के लिए भी दौर आया। 1940 के दशक का दौर आया, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांधी जी का वह कथन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो, इसके बाद अश्योर हो गया कि भारत का अब अपना शासन होगा, अपना स्वराज होगा, अपना सुशासन होगा। उसी कड़ी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यह निश्चित कर लिया गया कि अब भारत के लोग पुनः अपने गौरवमयी इतिहास को साक्षी मानते हुए जनतांत्रिक तरीके से अपने नुमाइंदों को चयन करेंगे, तो ऐसे में 9 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिए, 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा का गठन किया जाता है। 389 सदस्य होते हैं, इसी भवन में बैठते थे। गौर से देखा जाए, संसद भवन के अंदर 3 हॉल हैं, 3 हाउसेस हैं। निचली सदन लोकसभा, ऊपरी सदन राज्यसभा, और उन दोनों के बीच में एक केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल है। उसी केंद्रीय कक्ष में हमारे 389 नुमाइंदगे जो निर्वाचित होकर आते हैं, 10 लाख की आबादी पे उनका निर्वाचन होता है, निर्वाचित होकर आते हैं और भारत के लिए संविधान की आधारशिला रखी जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को होती है। और चूंकि हम डेमोक्रेसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ एक तथ्य देना वाजिब समझता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके 135 साल की विरासत है, उनकी मौजूदा अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म उसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। यह एक महान संयोग है। प्रणब मुखर्जी जी ने अपने बायोग्राफी में विस्तार से इसका जिक्र किया है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। उस बैठक में हम पहली बार अपने स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित करते हैं। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो भारत की डेमोक्रेसी के इथोस को बटवृक्ष की तरह रूप प्रदान करता है, वह है 13 दिसंबर 1946 का दिन। जी हाँ, उसी दिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, गौर कीजिएगा, हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था, हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन पंडित नेहरू जी ने इसी संसद भवन के
प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नियति के साक्षात्कार। जब सारी दुनिया 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में सो रही थी तो हम भारतवासी नियति के साथ साक्षात्कार रहे थे। उसी प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय उनके पद का नाम हुआ करता था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत का जो वायसराय था, अंग्रेजी महारानी द्वारा जो हम पे थोपा गया था, लॉर्ड माउंटबेटन, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन स्टेट। बहरहाल हम जिक्र कर रहे थे 13 दिसंबर 1946 का। उस दिन पंडित जी ने संसद के पटल पे 389 सदस्यों की मौजूदगी में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे थे। कालांतर में 40 दिनों के अध्ययन विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान सभा ने मुकर्रर कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि पंडित जी ने क्रमिक रूप से जिन सिद्धांतों को रखने का काम किया है, इन सिद्धांतों की बुनियाद पे हम भारतवर्ष को फिर से दुनिया का महानतम राष्ट्र, विश्व गुरु बनाने की कल्पना को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र और भारत का संविधान दोनों एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। हमें ध्यान देना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ही वाज द चेयरमैन ऑफ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी। इसी हैसियत से उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माण में एक अन्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है और वह व्यक्ति है सर BN राव। जी हाँ, वे भारत के संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे। आपने उस समय अपने जमाने में दुनिया के लगभग 150 देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि जिन देशों की संविधानों की जो अच्छाइयाँ हैं उसे हम अंगीकार करते हुए दुनिया को एक संदेश दे कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा को साकार करते हैं। इसलिए जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, घर के खिड़की दरवाजों को खोल दो, तमाम प्रकार की हवाओं को आने दो, उसी प्रकार संस्कृतियों को, सभ्यताओं का आयात निर्यात हमारे संसद एवं संविधान सभा द्वारा ही एश्योर किया गया था। जब 14 अगस्त 1947 को यह निर्धारित हो गया कि अब भारत का विभाजन तय है, वह एक अलग कहानी है। भारत के विभाजन की चर्चा कभी और करेंगे। डोमिनिक लेपियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका विहंगम जिक्र किया है। खुशवंत सिंह जी ने किताब लिखी है। बहरहाल यह जब सुनिश्चित हो गया कि भारत का विभाजन एक अपरिहार्य तथ्य है, तो उसके बाद संविधान सभा के 389 सदस्यों का फिर से संरचना पुनर्स्ट्रक्चर किया गया और उसके बाद हमारे संविधान सभा में 293 सदस्य बचे और इन 293 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारत का एक महान संविधान, महान वांग्मय तैयार किया, जिसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां बनाई गई थी। अब अनुसूचियों की संख्या कालांतर में 12 हो गई है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसमें एक भाग दिया गया, भाग 15। उसका कैप्शन है, उसका हेडलाइन है निर्वाचन। भाग 15 के अंतर्गत 324 से लेकर 329 के अनुच्छेदों तक यह जिक्र किया गया है कि हम लोकतंत्र को तो अंगीकार कर लिए हैं, लेकिन हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि आएंगे, हमारे जो सांसद आएंगे, हमारे विधायक आएंगे, उनका प्रक्रिया क्या होगा, उनका टेन्योर क्या होगा। इन तमाम उपबंधों के बाद जैसा कि हमें ज्ञात है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब हमारा देश चूंकि संसदीय प्रणाली का देश है और हमारा देश चूंकि संघीय देश है, यूनियन है,
हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है, बहुत गौर करने की बात है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जिसका हिंदी में नाम भारतवर्ष है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। जी हाँ, उसी आलोक में आज भारतवर्ष में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों के लिए, जिसे हम प्रांत भी कहते हैं, प्रोविंस कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उनके लिए अपनी विधान पालिका बनाई गई और विधान पालिका, विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। जिस प्रकार संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है, उसी प्रकार राज्य विधान मंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के संयोग से होता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि देश के सभी राज्यों में विधान परिषद की अवधारणा नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। उन प्रदेशों में विधानसभा और राज्यपाल के मिलने से विधान मंडल का निर्माण होता है। तो ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाकर तैयार कर दिया, तो यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। और क्या संयोग है, उस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रश्न उठता है, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया, तो हम प्रस्तावना में बार बार यह क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों सिखाया जाता है, हमें क्यों बताया जाता है कि हमारा गणतंत्र 26 जनवरी है? आखिर 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच 2 महीने का गैप क्यों रखा गया? क्या यह अचानक था? नहीं, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। मैंने जिक्र किया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वर्ष 1929 में। और जैसा कि ज्ञात है, 1885 में 28 सितंबर को अपनी स्थापना के उपरांत प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता था। और उस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने वर्ष 1929 में रावी नदी के किनारे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस को संबोधित करते हुए, अपने अध्यक्षीय संबोधन को संबोधित करते हुए, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए कहा था कि आज हम यह प्रण लेते हैं कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और कालांतर में उसी 26 जनवरी को, आज़ादी से पूर्व भी 1930 से, हम प्रत्येक वर्ष देश के पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब चूंकि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली, 15 अगस्त को आज़ादी मिलने की भी अपनी एक अलग कहानी है, जिसका जिक्र हम लोग अन्य एपिसोड में करेंगे। तो हमने प्रतीकात्मक रूप से 26 जनवरी की महिमा को कायम रखने के लिए, उस गौरवशाली दिन, उस विरासत के उदात्त स्वरूप को कायम रखने के लिए यह सुनिश्चित किया था कि 26 जनवरी को हम अपने संविधान को लागू करेंगे। और वह दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 26 नवंबर का एक सरोकार है और 26 जनवरी का अपना एक सरोकार है। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा उत्सुकता रहती है, लोगों के मन में, इस देश में लोकतंत्र की जब शुरुआत हो गई आज़ादी के बाद, तो पहला मतदान कब पड़ा, कहाँ पड़ा, कैसे पड़ा? यह बड़ा संयोग है कि भारतवर्ष में प्रथम आम चुनाव 1952 में हम कहते हैं, 52, 57, 62, लेकिन प्रथम आम चुनाव की शुरुआत इस देश में सबसे पहले तत्कालीन पेप्सू राज्य, और उस समय के पेप्सू का पूरा नाम हुआ करता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। उस समय के पेप्सू प्रांत में आज के 3 राज्य हुआ करते थे, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ध्यान देने वाली बात है, उसी पेप्सू राज्य में हिमाचल प्रदेश, आज की हिमाचल प्रदेश के किन्नौर नामक स्थान पे 25 अक्टूबर 1951 को इस देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन तंत्र से हमारा यह अनुरोध भी है, एक आग्रह भी है कि अगर संभव हो सके
तो 25 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इस देश को डेमोक्रेटिक डे, मॉडर्न इंडिया के डेमोक्रेटिक डे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, जैसा कि हम 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में करते हैं। बहरहाल हमारा संविधान तैयार हो चुका है, हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू स्थापित हो चुके हैं, राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद पदस्थापित हो चुके हैं। अब प्रश्न आता है कि पहला चुनाव कब और कैसे हो। इसके आलोक में मैं यहाँ ध्यान देने वाली एक बात यह कहना चाहूँगा कि जिन देशों ने भारत का संविधान बनाया था, जिन लोगों ने भारत का संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने ही प्रथम आम चुनाव होने तक 1952 तक, मई 1952 तक अंतरिम सांसद के रूप में, अंतरिम सदन के रूप में कार्य भी किया था। और वह सदन था जब तक कि उसका मैंडेट था, जब तक कि अगला चुनाव न हो जाए। भारत में वर्ष 1951 के अक्टूबर से शुरू होकर अप्रैल 1952 तक चुनाव संपन्न होता है। और उसके बाद, उस चुनाव के बाद प्रत्येक 5 साल के बाद हमारे यहाँ चुनावी व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। एक तथ्य बताना चाहूँगा जिससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को रैप अप करें, और वह है कि वर्तमान में संसद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 250 है, 245 है, 250 अधिकतम हो सकती है। उनमें से 233 का चुनाव होता है राज्यों द्वारा और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है। इससे ज़्यादा रोचक स्थिति यह है कि भारतवर्ष की जो 28 प्रांत है, 28 राज्य हैं, उनके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उन्हें मिलाकर कुल 4120 विधायक हैं। अर्थात हम 4120 विधायक, 790 के आसपास सांसद, 700 के आसपास विधान परिषद सदस्यों के माध्यम से इस देश में डेमोक्रेसी, जनतंत्र की जो कहानी है, उसके माध्यम से अपने 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले 135 करोड़ की आबादी को शासन का स्वरूप प्रदान करते हैं। अगले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे हमारे शासन व्यवस्था के रूप में प्रथम आम चुनाव के उपरांत मई 1952 में प्रधानमंत्री के रूप में, पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नेहरू का पद ग्रहण, उनका नियति के साथ साक्षात्कार भाषण और उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ ज्ञात हो। अंतिम वाक्य कह रहा हूँ, नेहरू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक राजनेता नहीं थे, वह एक स्टेट्समैन थे। ही वाज ए स्टेट्समैन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड स्टेट्समैन? एक नेता अगला चुनाव को देखता है, जबकि एक राजनेता अगली पीढ़ी को देखता है। जी हाँ, हम जब सो रहे थे तो नेहरू ने हमारे लिए सपना देखा, हमारे लिए मूल्य बनाए। संभव है कि आज नेहरू नहीं होते तो हमारा डेमोक्रेसी इतना मजबूत नहीं होता।